पुराने समय की बात है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक सुंदर गांव बसा हुआ था। गांव में मोतीलाल नाम का एक बुढ़ा आदमी अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ रहता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन मोतीलाल की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी और मोतीलाल पास में बैठा खाना खा रहा था। तभी उनके घर कहीं से एक कुत्ता घुस आया। लगता है बेचारा भूखा है। हाँ, आप अपनी रोटी इसे दे दो, मैं आपके लिए और सेक देती हूँ। बूढ़ा आदमी कुत्ते को दूध में डालकर बहुत प्यार से रोटी खिलाता है। खाना खाने के बाद कुत्ता पूंछ हिलाने लगा। अरे, ये तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। हम इसे पाल लेते हैं, इसको हम किच्चू के नाम से पुकारेंगे। बूढ़ा आदमी जब खेत पर जाता तो किच्चू भी उसके साथ जाता। एक दिन जब बूढ़ा आदमी खेत पर काम कर रहा था तो किच्चू एक जगह की मिट्टी खोदने लगा और भौंकने लगा। क्या हुआ किच्चू, क्यों भौंक रहे हो? शायद ये यहाँ की जमीन खोदने के लिए कह रहा है। क्या है यहाँ पर? बूढ़ा फावड़ा लेकर आता है और किच्चू की बताई जगह पर जमीन को खोदना शुरू करता है। किच्चू खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। बूढ़े आदमी का फावड़ा एक पत्थर से जा टकराया। उसने पत्थर हटाकर देखा कि पत्थर के नीचे एक घड़ा रखा हुआ है। बूढ़े ने घड़े को बाहर निकाला। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के रखे हुए थे। बूढ़ा जब घड़ा सिर पर रखकर अपने घर ले जा रहा था तो गांव के एक आदमी चंदर सिंह ने उसे देख लिया। चंदर सिंह रात में बूढ़े के घर पहुंचता है। उसने देखा कि बूढ़ा और उसकी पत्नी सिक्के गिनने में लगे हुए हैं। मोतीलाल, तुम तो कहते थे कि तुम बहुत गरीब हो, अब ये इतने सोने के सिक्के कहाँ से आए तुम्हारे पास? बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी बहुत ईमानदार थे। वे सब कुछ सच सच चंदन सिंह को बता देते हैं। अपना कुत्ता एक दिन के लिए मुझे दे दो, मैं आपका जिंदगी भर एहसान मानूंगा। ठीक है, ले जाओ। किच्चू चंदर सिंह के साथ जाना नहीं चाह रहा था। चले जाओ किच्चू, एक दिन की ही तो बात है। अपने मालिक के कहने पर किच्चू चंदर सिंह के साथ चल दिया। अगले दिन सुबह चंदर सिंह किच्चू को लेकर अपने खेत की ओर निकल पड़ा। किच्चू अगर कहीं भी रुकता तो चंदर सिंह जोर से उससे डंडा मारता। खेत तक पहुंचते पहुंचते चंदर सिंह ने डंडे मार मार कर किच्चू को अधमरा कर दिया। अब जल्दी से बता दे, मेरे खेत में खजाना कहाँ गड़ा हुआ है, वरना एक और डंडा लगाऊंगा। किच्चू को चंदर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने चंदर को मजा चखाने की सोच ली। वो खेत के एक कोने में गया और उसने जमीन खुरचना शुरू कर दिया। चंदर का मन लालच से भर उठा। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। चंदर जल्दी जल्दी मिट्टी खोदकर घड़ा बाहर निकालता है, लेकिन घड़े में ढेर सारे मेंढक, केंचुए और गिरगिट निकलते हैं। वे उसके हाथों पर चढ़ जाते हैं। ये क्या बला है? किच्चू, तू रुक जा अभी। चंदर फावड़ा लेकर बेचारे किच्चू के सिर पर मार देता है। 3 दिन बीत गए। बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी अपने किच्चू का इंतजार कर रहे थे। तुम चंदर सिंह के घर जाकर एक बार पूछ लो, मुझे किच्चू की बहुत याद आ रही है। बूढ़ा चंदर सिंह के घर पहुंचता है। चंदर, किच्चू कहाँ है? तुम्हारा कुत्ता गद्दार निकला। मैंने 3 दिन पहले उसे मारकर मेरे खेत में जो शीशम का पेड़ है वहाँ दफना दिया है। बूढ़ा और बूढ़ी किच्चू की मौत की खबर सुनकर बहुत रोते हैं। बूढ़ा चंदर के घर जाकर कहता है, किच्चू तो मर गया, पर क्या तुम उस पेड़ की कुछ लकड़ी मुझे दे सकते हो जिसके नीचे तुमने किच्चू को दफनाया?
बूढ़ा शीशम के पेड़ की कुछ लकड़ी अपने घर ले आता है और उससे एक ओखली बना लेता है। बूढ़ी रोजाना ओखली में धान कूटती थी और किच्चू को याद करती। एक दिन जब बूढ़ी ने ओखली में धान कूटना शुरू किया तो ओखली में से ढेर सारी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ और पकवान निकलने लगे। ये जरूर हमारे किच्चू की कृपा है। बूढ़ा और बूढ़ी गांव के गरीब लोगों के घर मिठाइयाँ और पकवान बांटते हैं। जब चंदर को ओखली से पकवान निकलने के बारे में पता लगता है तो वो मोतीलाल के घर पहुंच जाता है। दद्दा, हमारे घर में खाने को नहीं है, जरा एक दिन के लिए अपनी ओखली हमें दे दे तो बड़ी कृपा होती। दयालु दंपत्ति चंदर को अपनी ओखली दे देते हैं। चंदर ओखली लेकर अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी से इसमें धान कूटना शुरू करो, आज तो बहुत बढ़िया माल पानी खाने को मिलेगा। चंदर की पत्नी लालच में भरकर ओखली को खोदना शुरू करती है, लेकिन ओखली से मिठाइयों और बढ़िया चीजों की जगह भैंस का गोबर, कीचड़ निकलने लगते हैं। ये क्या है? चंदर को गुस्सा आ जाता है। वो बूढ़े की ओखली जलते हुए चूल्हे में झोंक देता है। अगले दिन बूढ़ा चंदर के घर ओखली मांगने आता है। ये गोबर और कीचड़ देख रहे हो, तुम्हारी ओखली से निकली है। मैंने तुम्हारी ओखली चूल्हे में जला दी। बूढ़े आदमी को बहुत दुख हुआ। ओखली जला दी? चलो कोई बात नहीं, उसकी राख ही मुझे दे दो, वही मेरे किच्चू की निशानी होगी। लगता है ये बुढ़ा उस कुत्ते के चक्कर में सठिया गया है। चंदर 2 मुट्ठी राख एक थैली में भरकर बूढ़े को दे देता है। बूढ़ा घर लौटकर अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है। ओखली कहाँ गई? ओखली जल गई, अब हमारे पास केवल ये राख बची है। हवा का एक झोंका आता है और बूढ़े की मुट्ठी से थोड़ी सी राख उड़कर उसकी बगिया में चली जाती है। मुरझाई हुई बगिया के सारे पौधे हरे हो जाते हैं और उन पर फूल खिल जाते हैं। लगता है किच्चू अभी भी हमारे साथ है। राख से फूल खिलने की खबर गांव में फैल जाती है और बात राजा तक पहुंचती है। राजा तुरंत बूढ़े आदमी को अपने महल बुलाता है। हमारे पास एक बगिया है, लेकिन उसकी जमीन बंजर है। जो भी पौधा लगाता हूँ सूख जाता है। क्या तुम कुछ मदद कर सकते हो? बूढ़ा आदमी राजा की बगिया में थोड़ी सी राख उड़ा देता है। राजा की बगिया देखते ही देखते हरी हो जाती है और उसमें फूल खिल जाते हैं। राजा बूढ़े को बहुत सा इनाम देकर विदा करता है। बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। उधर जब चंदर की पत्नी को ये बात पता लगती है कि राजा ने मोतीलाल को इनाम दिया है, तो वो चंदर से कहती है, उस ओखली की राख अभी भी हमारे झूले में पड़ी हुई है। तुम भी दावा करो ना कि तुम भी राख से फूल उगा सकते हो। पड़ोसी राज्य के एक राजा की भी बगिया बंजर थी। राजा को जब पता लगता है कि चंदर नाम का एक व्यक्ति राख से फूल उगाने का दावा कर रहा है, तो वो चंदर को अपने राज्य में बुलाते हैं। आप चिंता न करें, बस मैं अभी आपकी बगिया में फूल खिला देता हूँ। चंदर इनाम के लालच में बगिया में राख उड़ाता है। बगिया में फूल नहीं खिलते, लेकिन सारी राख उड़कर राजा की आंखों में घुस जाती है और राजा की एक आंख अंधी हो जाती है। पकड़ लो इसे सैनिकों और जेल में डाल दो। किसी ने ठीक ही कहा है कि किसी भी कार्य को करते समय हमारी मनोदशा ही महत्व रखती है। अगर हम साफ मन से कोई काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, और जब हम लालच के वशीभूत होकर कोई काम करते हैं तो हमें दंड मिलता है। रमेश अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। वो स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था, लेकिन ठंड के दिन आने वाले थे, इसलिए वो बहुत परेशान था। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं रेशमा, ठंड के दिन आने वाले हैं। आइसक्रीम की बिक्री पहले जितनी नहीं होगी। ये ठंड गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
सही बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वही सोच रहा हूँ कैसे इस ठंड को काटा जाएगा। एक दिन रमेश सुबह से ही आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। उसकी सारी की सारी आइसक्रीम धरी की धरी रह जाती है। तभी एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ रमेश के ठेले के पास आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं बेटा, ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा। मुझे ना मम्मी आइसक्रीम बहुत पसंद है, एक खाने दो ना। चल, मैं तुझे सूप पिलाती हूँ। ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं होता। रमेश अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उसकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी थी। उदास मन से वापस वो घर की ओर चल पड़ता है। क्या हुआ? आप मुंह लटका कर क्यों बैठे हैं? ठंड बढ़ती ही जा रही है और इस बार हमारे शहर में हर बार से ज्यादा ठंड पड़ी है। इसीलिए हर माँ बाप अपने बच्चे को आइसक्रीम खाने से रोक रहे हैं। लेकिन हम जैसे छोटे व्यवसाय वाले लोग क्या कर सकते हैं? हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड के मारे रमेश और रेशमा का बुरा हाल हो जाता है। व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इस वजह से उनका मकान मालिक भी उन्हें घर से निकाल देता है। वो सड़क के किनारे रहकर अपना गुजारा करने लगते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, कोई काम भी नहीं मिल रहा। तुम चिंता मत करो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश खाने के लिए कुछ सामान लाने जा रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार में आती गाड़ी रमेश को टक्कर मार देती है। ये गाड़ी उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की होती है, जिस स्कूल में बाहर रमेश आइसक्रीम बेचा करता था। ये तो हमारे स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले अंकल हैं। माफ करिए भाई साहब, ठंड की वजह से कोहरा हो गया है, जिस वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा और गाड़ी आपसे जाकर टकरा गई। हे भगवान, इस धरती पर गरीब को रहने की कोई जगह है या नहीं? एक तरफ ये ठंड और ऊपर से इनका एक्सीडेंट हो गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे। तब तक आप लोग मेरे घर पर रुक सकते हैं। सुरेश अपनी गाड़ी में रेशमा और रमेश को लेकर जाता है, जिसमें ठंड से बचने के लिए हीटर लगा होता है। ये कैसा जादू है? बाहर कितनी ठंड है और यहाँ गर्मी लग रही है। बहन जी, गाड़ी में हीटर चल रहा है, इस वजह से बाहर का टेम्परेचर और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अलग है। रेशमा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले उसने कभी भी ऐसी चीजों के बारे में सुना भी नहीं था। सुरेश हॉस्पिटल में रमेश का इलाज करवाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए। आपने हमारे लिए इतना किया, वही काफी है। आपके पास हमारे लायक अगर कोई काम हो तो बताइए। आप मेरे घर की केयरटेकर का काम कर सकती हैं और रमेश जब ठीक हो जाए तो वो ड्राइवर का काम कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें काम देने के लिए। रमेश और रेशमा सुरेश के घर में रहने लगते हैं। रेशमा घर का सारा काम करने लगती है। रेशमा जब बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ नल से गर्म पानी निकलने लगता है। यहाँ बर्तन धोने के लिए गर्म पानी आता है और एक आम गरीबों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। रेशमा फटाफट बर्तन धोकर सुरेश के बच्चे को सुलाने लगती है। वो देखती है कि वहाँ एक मखमल का कंबल रखा हुआ है जो बेहद ही कोमल है। मैंने आज तक इतनी कोमल चादर कभी नहीं देखी। हम गरीबों को तो चटाई भी मिल जाए सोने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। रेशमा ये सारी बातें रमेश को जाकर बताती है। अमीरों की दुनिया कितनी अलग है हमसे। हम जिंदगी भर कितना भी काम कर लें, लेकिन इनकी तरह जिंदगी नहीं जी सकते। यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय हैं। ये ठंड सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। अगले दिन सुरेश रेशमा को गर्मा गर्म नाश्ता बनाने को बोलता है। आज मैंने घर पर विंटर पार्टी का प्लान किया है। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। तुम ये क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बारबेक्यू एक तरह का चूल्हा होता है जिसमें सब्जियां,
पनीर और गोश्त सेक कर ठंड के दिनों में खाए जाते हैं। ठीक है बाबू साहिब, मैं इसकी तैयारी करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो भी उसी घर में ड्राइवर का काम करने लगता है। दिन में रमेश सुरेश को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था। यहाँ के लोगों की तो गाड़ी भी गर्म रहती है। अमीरों को ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं होता। इनके कपड़े नरम, मुलायम और गर्मी का एहसास दिलाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें ठंड का एहसास है। इस मुकाम तक आने के लिए मैंने भी बहुत चप्पलें घिसी हैं, इसीलिए दूसरों की परेशानी को कम करने की कोशिश करता हूँ। मैं समझ गया साहब, हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। रमेश और रेशमा मन लगाकर सुरेश के घर में काम करने लगते हैं और अपनी कमाई से थोड़े पैसे गरीबों की मदद करने के लिए भी देने लगते हैं। एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा बिजनेसमैन है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली पत्नी की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। अब आलोक ने दूसरी शादी रंजना से की है। रंजना आलोक और नेहा का बहुत ध्यान रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए बेड टी लेकर आई। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ध्यान रखती हो, अपना भी ध्यान रखा करो। तुम दोनों के अलावा अब है भी कौन मेरा? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लूंगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए विदेश जाना है। तुम अपना और नेहा का ध्यान रखना। पर हम दोनों 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूंगा। मुझे भी कुछ काम था। हाँ बोलो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म था, इस पर आपके साइन चाहिए थे। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही साइन कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लो। तुमने पढ़ लिया मतलब मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब निकलना है विदेश? आज शाम को ही मैं अपने एटीएम और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर साइन कर दिए और शाम को विदेश भी चला गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसको जगने में बहुत लेट हो गया। नेहा की आंख खुली तो उसने देखा कि आज माँ ने जगाया नहीं है। माँ, आज आपने जगाया क्यों नहीं? और नाश्ता भी नहीं है? हाँ हाँ, तेरी ही सेवा में तो लगूंगी मैं, क्योंकि तू तो कहीं की महारानी है ना, जो हर सुबह तुझे जगा कर नाश्ता कराऊं। माँ, सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। जाकर अब किचन में बर्तन मांज ले। माँ, मुझे तो बर्तन मांजने आते ही नहीं है। मांजने नहीं आते तो बर्तनों में खाना कैसे आता है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमचमाते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज माँ को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना अजीब और गंदा बर्ताव क्यों कर रही है? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर समय से बर्तन ना धोए तो ना जाने ये क्या करे। नेहा किचन में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसको अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ किए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि माँ से खाना मांगूं या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो आज माँ ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? माँ रोज तो ऐसा करती थी। पापा के जाने के बाद से यही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? क्यों खड़ी है? माँ, भूख लगी है। अरे ये भिखारी लोग भी ना चैन से नहीं रहने देते, कभी कुछ कभी कुछ। चल जा, किचन में जा और खाना रखा है, उठाकर खा ले। ठीक है माँ, लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा किचन में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना है। नेहा की माँ के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए उसने वही खाना रोते हुए खा लिया। इस प्रकार 1 महीना बीत गया और आलोक के वापस आने का समय हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने बाद घर आया, लेकिन रंजना ने उसे इग्नोर कर दिया। रंजना, तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुमको खुशी नहीं हुई? ओह हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसीलिए मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत टेंशन में था।
और अब मुझे फीवर भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हो? क्यों इतना शोर कर रहे हो? अरे विदेश से आए हो ना, कोई फौज से थोड़ी ना आए हो जो घर को इतना सिर पर उठा कर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ। सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर निकल आता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने पापा को 1 महीने में हुई सारी बातें बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ पापा? आप किस टेंशन में हो? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई और मुझ पे अब बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं पापा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ध्यान रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। किचन में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे देख लूं, क्योंकि तेरे बाप ने ही तो करवाया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता है? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, तुम्हारे पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या तुम जानते नहीं कि ये घर मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और तुम्हारा बिजनेस वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा व्यवहार अचानक से बदलने का कारण ये है। चलो अच्छा हुआ कि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनो मैडम, जिस दिन तुमने मुझसे पेपर साइन करवाए थे, मुझे पता था कि वो पेपर्स मेरे प्रॉपर्टी के हैं और मैं विदेश नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं की। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है और नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें अब जेल भी हो सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने पिता के साथ वहाँ से चली जाती है। गुजरात के एक बड़े शहर में निर्मल अपने पति रमेश और बेटी पिंकी के साथ रहती है। पिंकी की उम्र शादी के लायक हो गई है, लेकिन रमेश शराब पीता है। लेकिन सबसे ज्यादा वो सट्टा लगाता है और जुआ खेलता है, इसलिए वो बहुत गरीब हैं और पिंकी की शादी अब तक नहीं हुई है। निर्मल मजदूरी करके अपना घर चलाती है। निर्मल सुबह काम पर जाने के लिए निकली, तभी उसका शराबी पति उसे रोकता है। जाने से पहले मुझे 100 रुपए दे जाना। मेरे पास पैसे नहीं हैं। रोजाना कमाती है और मुझे पैसे नहीं देती। दिन भर में 100 रुपए ही कमा पाती हूँ, उसमें तुम्हें खिलाऊं या पिलाऊं? पति परमेश्वर होता है, उसकी पूजा करना हर नारी का धर्म है। मेरे पास पैसे नहीं हैं और अब मैं पूजा भी नहीं कर सकती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बात करे? अभी बताता हूँ तुझे। रमेश निर्मल की पिटाई करने के लिए एक डंडा लाता है। तभी पिंकी बीच में आ जाती है। पापा, आप नशे में इतने पागल हो गए हैं कि माँ पर हाथ उठा रहे हैं, और वो भी उस माँ पर जो आपको कमा कर खिलाती है। ओ अच्छा, मतलब कि तुम माँ बेटी एक साथ हो और तू अब इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप से जबान लड़ाएगी। आज तू भी पिटेगी। माफ कर दो, बच्ची है। माफ किया, लेकिन सिर्फ शाम तक के लिए, और आज से ये भी तेरे साथ काम पर जाएगी। इससे घर की आमदनी डबल हो जाएगी। हाँ, डबल आमदनी से तेरी शराब का बजट बढ़ जाएगा। निर्मल अपनी बेटी पिंकी को भी काम पर ले जाती है। दोनों माँ बेटी पत्थर ढोने का काम कर रही हैं। तभी चारों तरफ से बादल घिर आते हैं। लग रहा है अब बारिश का मौसम शुरू हो रहा है और अब 3-4 महीने तक काम अच्छा नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इस बारिश के मौसम में जो भी काम मिलेगा उससे बचत करके मैं तेरी शादी करवा दूंगी और तेरा इस शराबी बाप से पीछा छूट जाएगा। निर्मल पिंकी को ये सब बता रही है, तभी बादल बरसने लगे और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी मजदूर एक तरफ हटने लगे और छाता लगाकर उनका ठेकेदार आया और बोला, अरे मूर्खों, ये बारिश है और बारिश में पानी गिरता है। इस पानी से
तुम गलोगे नहीं, इसलिए समय बर्बाद मत करो और चुपचाप काम पर लग जाओ। अंकल, हम भी इंसान ही हैं, बीमार पड़ जाएंगे, कुछ तो रहम करो। थोड़ा तमीज से बात कर गरीब लड़की। अगर पूरे पैसे चाहिए तो बारिश में भी काम करना होगा, वरना आज के 100 रुपए में से आधे पैसे कट जाएंगे। ठेकेदार अपना हिटलर वाला फरमान सुनाकर चला जाता है और वो लोग काम पर लग जाते हैं। बारिश भी खूब जमकर बरसती है और नतीजा ये होता है कि पिंकी और निर्मल दोनों की ही तबीयत खराब हो जाती है। पिंकी बेटा, अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि तबीयत खराब होती ही जा रही है और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ माँ, चलो अब चलते हैं। लेकिन माँ, ठेकेदार आज के पैसे नहीं देगा तो आज खाएंगे क्या? हाँ बेटी, हम गरीब लोग तो रोज कमा कर ही खाते हैं, लेकिन फिक्र मत कर, भगवान कोई न कोई रास्ता निकाल ही देंगे। दोनों माँ बेटी जैसे तैसे बारिश में घर पहुँचती हैं। दोनों माँ बेटी घर जाकर देखती हैं कि रमेश की ज्यादा हालत खराब है और वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। पापा, क्या हुआ आपको? बारिश है, हॉस्पिटल लेकर कैसे चले? मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। पापा, माँ ने कुछ पैसे मेरी शादी के लिए बचा कर रखे हैं, हम उनसे आपका इलाज कराएंगे। पापा, आप ज्यादा मत सोचो। हाँ, अब जल्दी से चलो। माँ, लेकिन इस समय तो बाहर कोई रिक्शा भी नहीं है, हम दोनों इन्हें अपने हाथों पर उठा कर ले चलेंगे। निर्मल और पिंकी रमेश को अपने हाथों पर उठाकर बारिश में हॉस्पिटल ले जाती हैं। कुछ घंटों तक रमेश का इलाज चलता है और फिर डॉक्टर पिंकी के पास आता है और उसे रमेश की हालत के बारे में बताता है। तुमने जो पैसे जमा किए हैं काउंटर पर, वो तुम्हारे पिता की हालत से बहुत कम हैं और साथ में वो पानी में भीगे भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जीवन भर की कमाई ये पैसे ही हैं और आज ये भी बारिश में भीग गए। मैं भी पहले गरीब मध्यम परिवार से था तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता का लीवर खराब है जिसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन नया लीवर लगवाने के लिए 50 लाख रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। हमने तो कभी 50,000 नहीं देखे। अगर अपने पिता को बचाना चाहती हो तो तुमको कोई ऐसा आदमी खोजना होगा जो अपना लीवर दे सके। मैं दूंगी अपना लिवर। भावुक होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, ये मेरा अंतिम फैसला है। इसमें तुम्हारी जान भी चली जाएगी। आप ज्यादा मत सोचिए और माँ को मत बताइएगा। अब जल्दी से जल्दी पापा का लिवर बदल दीजिए। डॉक्टर पिंकी को भी ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं और उसका लिवर निकाल लेते हैं। पिंकी उस बेड से फिर कभी नहीं उठी। डॉक्टर पिंकी की माँ को सारी बात बता देता है और वो बहुत रोती है। अगले दिन रमेश को भी होश आ जाता है और जब वो पिंकी के बारे में पूछता है तो निर्मल रोते हुए उसे सब बता देती है। मैंने बचपन से और अब तक अपने पिता होने का फर्ज नहीं निभाया, लेकिन वो बेटी होने का फर्ज निभा गई। भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। रमेश बहुत रोता है और निर्मल उसे संभालती है। अब उसने सारे बुरे काम बंद कर दिए और कमाना शुरू किया। रीटा की माँ सौतेली थी। वो सबके सामने तो रीटा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, लेकिन अकेले में उसे खूब खरी खोटी सुनाती। सुन, तेरी माँ ने तुझे मरने से पहले ये नहीं सिखाया कि दिन भर गाय की तरह चरती रहती है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर, सारा दिन बस बैठी रहती है। माँ, सुबह 4 बजे उठा देती हो, खुद तो सोती रहती हो, मुझे ही घर का सारा काम करवाती हो, खाना बनाने से लेकर सफाई। आपने तो काम वाली भी छुड़वा दी। मैं पिताजी से बात करूंगी कि आप सबके सामने कुछ और पीछे कुछ और हो। हाँ हाँ, जा बता दे। मैं तो कहती हूँ कुछ ऊपर से भी लगाकर बता देना कि मारती हूँ, पीटती हूँ, लेकिन ये सोच लेना तेरी तो हो गई शादी की उम्र, लेकिन पीछे जो तेरा छोटा भाई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई पर ठप्पा बैठ जाएगा, समझी? रीटा बस इसी बात से डरा करती थी कि उसके छोटे भाई की पढ़ाई उसकी सौतेली माँ छुड़वा ना दे, क्योंकि उसकी असली माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहती थी। देखो माँ, सब करना, लेकिन मेरे भाई की पढ़ाई मत छुड़वाना। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, वादा करती हूँ। अब आई ना लाइन पर, बहुत हीरोइन बनती है, खुद को ये नहीं पता कि तेरी भी अम्मा हूँ, मैं भले सौतेली ही सही।
अब जाकर जितने धुले बर्तन हैं सबको कपड़े से पोंछकर सुखा दे और सजा दे। रीटा की सौतेली माँ एक बार पार्क में वॉक कर रही थी कि उसका भाई उसके पास आता है। अरे क्या बताऊं बहन, हम लोगों के हाथ में लॉटरी लग गई। पता है तेरी सौतेली बेटी रीटा के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग बहुत अमीर हैं, लेकिन लड़का नालायक है। ना काम करता है ना धाम, बस सारा दिन घर पर दारू पीकर जुआ खेलता है। अरे तो खेलने दे जुआ, ये बता अपना फायदा क्या है उसमें। अब नालायक बेटे की शादी के लिए वो 5 लाख रुपए दे रहे हैं। बस लड़की अच्छी चाहिए, हम लोगों को क्या है, हम तो शादी करा देंगे चुपचाप और पैसे ले लेंगे, फिर ऐश ही ऐश है। सौतेली माँ को क्या चाहिए, पैसे, फिर चाहे बेटी का जो हाल हो। और वो तो सोचती है कि चलो अच्छा ही होगा कि बला टलेगी। वो पैसे लेकर रीटा की शादी सुनील से करवा देती है। तेरी माँ तो सौतेली थी, लेकिन सुना तुझसे बहुत प्यार करती थी। देखा विदाई में कैसे रो रही थी। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, उसने पैसे के लिए तेरी शादी नालायक लड़के से क्यों कराई। कैसी बात कर रही हैं आप? प्लीज उन्हें नालायक ना बोलिए। आपने माँ को कितने पैसे दिए थे? 5 लाख रुपए पूरे कैश। तेरी सौतेली माँ और सौतेला मामा आकर ले गए थे। रीटा सास की बात सुनकर अगले दिन मायके जाती है, जहाँ सौतेली माँ नोट गिन रही होती है। रीटा माँ से पैसे उठा लेती है और माँ को जोर से चिल्लाती है, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बेरोजगार शराब पीने वाले लड़के से आपने मेरी शादी करवा दी, बस इन चंद पैसों के लिए। ये भी नहीं सोचा कि मैं सारी जिंदगी कैसे गुजर बसर करूंगी। शादी से पहले सौतेली माँ का दुख झेला और अब शादी के बाद पति का दुख झेलूं। चल चल पैसे यहाँ दे, नहीं तो तू जानती है ना, तेरे भाई को घर में बैठा दूंगी। तभी वहाँ रीटा का छोटा भाई रोते हुए आ जाता है। दीदी दीदी तुम क्यों चली गई? ये ज़ारा तुम्हारा काम मुझसे करवाती है, और तो और देखो पोछा लगा लगा कर मेरा हाथ कैसा हो गया है। रीटा भाई की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है। वो सौतेली माँ को सारा पैसा दे देती है और कहती है, ये लो माँ, बस मेरे भाई पर अत्याचार मत करो। पिताजी दूसरे शहर रहते हैं, यहाँ सिर्फ यही तो है आपके पास, इसे भी आप परेशान करके रखती हो। अच्छा इतनी चिंता है तो साथ ले जा। लेकिन ये जान ले, बहन के मायके में उसका भाई कुत्ते की तरह होता है। रीटा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन भाई को जल्द आने की बात भूलकर जाती है। रीटा ससुराल में दुखी रहने लगती है। एक दिन पति जब होश में आता है तो, क्या बात है रीटा, कोई परेशानी है क्या? मैं जानता हूँ मेरे जैसे पति किसी को नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सौतेली माँ के कारण तुमने मुझसे शादी की। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। रीटा, मैं कोशिश करूंगा कि कभी शराब न पीऊं। रीटा पति की ओर मुस्कुराकर देखती है। पहली बार किसी ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा था। रीटा पति के सामने टूट सी जाती है और रोने लगती है। नहीं, मुझे आपसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। मैं तो अपने भाई को लेकर परेशान हूँ। सौतेली माँ मेरे जाने के बाद घर का सारा काम उससे करवाती है, जबकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है। बस उसी की चिंता रहती है। ओह, इतनी छोटी सी बात, पहले क्यों नहीं बताया? हम लोगों का नैनीताल में स्कूल है। मैं अभी प्रिंसिपल को बोलकर वहाँ एडमिशन हॉस्टल में रहने, खाने, पढ़ाई की व्यवस्था करा देता हूँ। रीटा पति की बात सुनकर खुश हो जाती है। जल्दी ही रीटा के भाई का नैनीताल के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। भाई बहन दोनों खुशी खुशी रह रहे होते हैं। पति भी शराब पीना बंद कर देता है। लेकिन एक रोज रीटा के ससुर उसके पास आते हैं। बेटा रीटा, तेरे आने के बाद सुनील काफी सुधर गया है। वो अब पीता भी नहीं है। लेकिन मेरी बस एक चिंता है कि वो कोई काम नहीं करता। हम लोगों का इतना बड़ा बिजनेस है, वो अगर काम नहीं करेगा तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अब इसका इलाज भी तू कर दे। रीटा कुछ सोचती है, फिर पिताजी, मैं आपको जैसा कहती हूँ आप इनसे वैसा ही बोलिएगा। हो सकता है ये आइडिया काम कर जाए। फिर रीटा ससुर को कुछ बोलती है
और फिर अगले दिन रीटा पति को कहती है, सुनिए, मैं माँ बनने वाली हूँ, मुझे दवाई दिलाने के लिए डॉक्टर के पास ले चलिए, कुछ पैसे रख लीजिए, कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं। सुनील पापा के पास जाता है और उन्हें खुशखबरी देता है और पिता से पैसे मांगता है। पिता सोची समझी प्लान के तहत, अरे कैसे पैसे? मैं तुम लोगों को पाल रहा हूँ, वो क्या कम है जो एक और आ रहा है? अरे बच्चे पैदा कर रहे हो तो उसके पालने का इंतजाम भी करो। मैंने कोई खैरात या धर्मशाला थोड़ी खोली है। सुनील, ये बच्चा पैदा मत करो क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। सुनील पिता की बात से इतना परेशान हो जाता है कि वो रीटा के पास आकर रोने लगता है। पता नहीं पिताजी खुद को क्या समझते हैं, पैसे देने से इनकार कर दिया, बोलते हैं बिजनेस संभालो। पैसे देने से इनकार कर दिया? अरे उनका नाती होने वाला है, अपने नाती के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। कैसे दादा हैं ये? और मुझे बोलते हैं कि बिजनेस संभालो वरना बच्चे मत पैदा करो। अरे अरे कोई बात नहीं, वैसे पिताजी बात तो सही कह रहे हैं, कहने को इतना बड़ा बिजनेस, लेकिन कौन संभाले? पिताजी के बाद तो सब बेकार है ना, और बिना पैसे के हम लोगों के बच्चे की तो भीख मांगने की हालत। सुनील रीटा को बीच में ही रोक देता है। भीख नहीं, नहीं, मेरा बच्चा भीख नहीं मांगेगा, उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों न करनी पड़े। सुनील बिजनेस पूरी ईमानदारी और लगन से संभाल लेता है। इतना ही नहीं, उसका बिजनेस और ज्यादा तरक्की करता है और रीटा की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। विनोद बलिया शहरामध्ये एका छोट्याशा गावामध्ये त्याच्या परिवारासोबत राहत होता। त्यामध्ये त्याची 4 मुलं आणि बायको उर्मिला होती। अभय सगळ्यात छोटा आणि भोला बाळा मुलगा होता। अहो, तुम्ही तर अभय बद्दल काही विचारच करत नाही आहात। असं नाहीये, मी पण त्याच बद्दल विचार करतोय। 3ही मुलं तर काही कामात लागले, पण मला याच्या भविष्याचा खूप विचार पडतो। हा तर मग काही करा ना, नाहीतर त्याची पत्रिका दाखवून लग्न लावून द्या, ज्यामुळे त्याचं भविष्य तरी बनेल। एक दिवस खूप रागामध्ये अभयचा मोठा भाऊ त्याला ओरडून शेतामध्ये घेऊन जातो, तिथं मजदुरी करवतो, ज्यामुळे त्याची तब्येत खूप जास्त खराब होते। बाबा, आम्ही त्यांची सेवा नाही करणार, माहित नाही कुठे कुठे फिरत असतात आणि आजारी पडतात। सुनबाई, हे तू काय बोलतीयस? अभय तर त्यांच्या भावाच्या बोलण्यामुळे शेतामध्येच काम करतो, तुम्ही लोक त्याची सेवा नाही करणार तर कोण करेल? आई, आम्हालाही माहिती की हा काय काम करतो, आणि एवढंच असेल तर तुम्ही पण सेवा करा ना। हो आई, आमच्याकडून तर हे सगळं होणारच नाही। विनोद घरातलं हे सगळं वातावरण पाहून अभयसाठी लवकरच एक मुलगी शोधतो। मग त्याला खूप लांबच्या गावामध्ये एक गुडिया नावाची एक मुलगी सापडते, जिच्या सोबत त्याचं लग्न ठरतं। बाबा, तुम्ही एवढं मला लांब का पाठवत आहात? माझ्या विना तुम्हाला कोण पाहेल? बाळा, तू माझी चिंता नको करूस, मी तुझा एका चांगल्या आणि मोठ्या परिवारामध्ये लग्न जुळवून आलोय। मुलगा खूपच साधा आणि चांगला आहे। ठीक आहे, जशी तुमची इच्छा बाबा। काही दिवस झाल्यानंतर गुडियाचं लग्न अभय सोबत होतं। गुडिया खूप चांगल्या पद्धतीने सासऱ्यांना सांभाळते आणि काही वर्ष निघून जातात। नंतर घरातलं वातावरण पाहून एक दिवस, अहो, तुम्ही दुसरं काहीतरी काम का नाही करत? तुमचे भाऊ तुमच्या सोबत खूप वाईट व्यवहार करतात। नाही गुडिया, हा माझ्या भावांचा प्रेम आहे, मी त्यांच्यापासून दूर राहून काम नाही करू शकत। मला शेतीशिवाय दुसरं कुठलंच काम येत नाही। अभयच्या एवढ्या बोलण्यावरती गुडिया शांत बसते आणि नंतर काही महिने निघून जातात आणि गावामध्ये पूर येतो आणि त्यामुळे त्यांची शेती होत नाही आणि नंतर तिघही भाऊ दुसरं काम करण्यासाठी निघून जातात। बाबा, अभयला सांगा कोणतं तरी काम करा, नाहीतर असंच बसून आयुष्यभर आम्ही त्यांना नाही सांभाळू शकत। सुनबाई, तू काळजी नको करूस, त्यासाठी मी आहे। अरे दीदी, ह्यांना काय सांगतेस? हे तर दोघं स्वतःच दुसऱ्यांच्या भरोश्यावरती जगतात, हे काय बोलतील? हे सगळं ऐकून गुडियाला खूप जास्त वाईट वाटतं आणि ती आतमध्ये जाऊन खूप जास्त रडते। आणि दुसऱ्याच दिवशी ती तिच्या सासऱ्यांकडून एक वचन घेते, बाबा, मी ह्यांच्यासोबत मी माझ्या वडिलांकडे जाऊ इच्छिते, तिथे शेतामध्ये आम्ही दोघं जण मेहनत करून आम्ही आमचा निवारा करू।
तुम्हा दोघांना जे ठीक वाटेल ते करा. दुसऱ्याच दिवशी अभयशी बोलून दोघं जण तिथं वडिलांकडे निघून जातात आणि अभय तिथे शेती करू लागतो. त्या शेताच्या मातीमध्ये बटाट्याची उपज खूप चांगली होते. या शेतामध्ये तर आलूचं उत्पादन खूप चांगलं होईल. हो, मग तुम्ही त्याचीच शेती करा. मीही तुमची मदत करेल. आता बाजारामध्ये बटाटे खूप जास्त महाग आहेत. अभय बटाट्याची शेती करतो. 2 महिन्यानंतर बटाट्याची शेती खूप जास्त चांगली होते. पण सगळ्या शहरामध्ये बटाट्याची शेती खूपच जास्त असते. त्यासाठी बाजारामध्ये बटाट्याचे भाव खूप जास्त कमी होतात. गुडिया, हे काय झालंय? वाटतंय आपल्या मेहनतीवर पाणी पसरलंय. जे पैसे आपण लावले होते वाटते तर ते पण निघणार नाही. तुम्ही काळजी नका करू. आपण काहीतरी विचार करूयात. तिथे ठेवलेल्या बटाट्याच्या ढेर मधून एक बटाटा गुडियाच्या पायाजवळ जातो. गुडिया त्याला बघून थोडीशी हैराण होते आणि नंतर तिला अचानकपणे फ्राईज बनवण्याची आयडिया येते. गुडिया खूप सगळ्या बटाट्याची फ्राईज बनवते आणि तिच्या वडिलांना आणि अभयला खायला देते. ते दोघं खूप आनंदाने खातात आणि म्हणतात, खरंच फ्राईज तर खूप स्वादिष्ट आहेत. त्याच संध्याकाळी गुडिया बाजारामध्ये भाजी घ्यायला जाते. तिथे तिला गाड्यावरती बटाट्याचे फ्राईज विकताना दिसतात. जिथे चांगल्या घरातली मुलं आणि मुली लाजेने जात नव्हते. मला बटाटा फ्राईज बनवण्याचं एक छोटंसं रेस्टॉरंट ओपन करायचंय. गुडिया आणि अभय काही पैसे कर्ज घेऊन छोटंसं रेस्टॉरंट ओपन करतात आणि गुडिया बटाट्याचे फ्राईज बनवायला सुरुवात करते. तिथे आता चांगल्या चांगल्या घरातली मुलं आणि मुली तिथे येऊ लागतात. तुमच्या हातचे फ्राईज खूपच चांगले आहेत. आम्हाला रस्त्यावरच्या गाड्यावरचे फ्राईज खायचे खूप भीती वाटत होती. हे सगळं ऐकून गुडियाला खूप चांगलं वाटतं. काही दिवसापर्यंत ती एकटीच फ्राईज बनवायची आणि सगळे फ्राईज विकले जायचे. नंतर फ्राईजची मागणी जास्त वाढल्यामुळे गुडियाला एकटीला काम करायला खूप जास्त परेशानी होऊ लागली. तेवढ्यात, अरे भाऊ, तुम्ही पण या बिचाऱ्यांची मदत करा. हो नक्की. रात्र होते आणि गुडिया तिच्या घरी जाऊन झोपते. गुडियाला तिच्या घरातल्या कामामुळे रेस्टॉरंटला जायला उशीर होतो. इथे दुकानावरती खूप सगळे बटाटे कट करून ठेवले होते. जेव्हा गुडिया दुकानावरती येते तर ते बघून ती हैराण होते. अरे, एवढे सगळे बटाटे कट करून ठेवलेत. असं वाटतंय ह्यांनीच केलं असेल, कारण ते जादुई फ्राईज होते. त्यासाठी ते लवकरात लवकर बनवून प्लेटमध्ये तयार होत होते आणि नंतर गुडिया लवकरच ते कस्टमर्सना सर्व करत होती. आणि असंच खूप दिवसापर्यंत चालत राहिलं आणि गुडियाचे जादुई फ्राईज शहरामध्ये खूप जास्त मशहूर होतात. ज्यामुळे पूर्ण शहरामध्ये जागे जागेवरती तिचे ब्रँच ओपन होतात. शहरामध्ये खूप ठिकाणी ब्रँच ओपन झाल्यामुळे गुडिया आणि अभय दोघं मिळून बिझनेस सांभाळतात आणि ते शहरातल्या लोकांनाही रोजगारावरती ठेवतात. आता अभयच्या भावांनाही त्यांच्या चुकीची जाणीव होते. ते अभयकडे माफी मागायला येतात. अभय त्यांनाही कामाला लावतो. कस्टमर्सना ज्यावेळी फ्राईजची कमी पडायची तर ते उडून कस्टमर्सच्या जवळ जायचे. कस्टमर्सना ही गोष्ट समजतही नसायची. गुडिया, हे सगळं तुझ्यामुळे संभव झालंय. ही तर तुमची मेहनत आहे. मुकेश एक गरीब मजूर होता जो छोटी मोठी कामं करून त्याचं घर चालवत असे. त्याच्या कुटुंबात त्याची बायको भुरी आणि 2 मुलं होती, निम्मी आणि बंटी. बाबांनी माझ्यासाठी काय आणलं बघ, बाबा आले. बंटी आणि निम्मी नेहमीच दारात उभे राहत असे, कारण त्यांना माहित होतं की त्यांचे बाबा त्यांच्यासाठी काहीतरी घेऊन येणारच. हे तुझ्यासाठी आणि हे तुझ्यासाठी आणि माझ्यासाठी? तुझ्यासाठी किराणा आणला आहे. एक शेठनी जंगलात जडीबुटी शोधण्याचं काम दिलंय. म्हणत होता की मी जर त्याला चांगली जडीबुटी आणून दिली तर दिवसाचे मला 500 रुपये देणार आहे तो. 500? हो, म्हणूनच तर सकाळपासून जंगलात जडीबुटी शोधत होतो. आज 500 रुपये मिळाले तर किराणा आणि चॉकलेट घेऊन आलो. बरं झालं, तुम्ही दमला असाल. हातपाय धुवून घ्या, मी चहा करते. भुरीने चुलीवर चहा ठेवला आणि तिकडे मुकेश हात तोंड धुवू लागला. तेव्हाच त्यांच्या दारावर टकटक झाली. बाबा, मोहन काका आलेत. मुकेश मोहनला भेटायला आला. अरे ये ये, एक नवीन काम मिळालं आहे, जडीबुटी शोधण्याचं काम. उद्यापासून तू सुद्धा सोबत चल. शेठजी दिवसाचे 500 रुपये देणार आहेत. अरे वा, उद्यापासून मी सुद्धा तुझ्या सोबतच येईन.
बर, चहा पिऊन जायचंय. तेव्हा भुरी 2 कप चहा घेऊन आली. घे पी. मोहन आणि मुकेश एकत्र चहा पिऊ लागले. काही वेळाने मोहन चहा पिऊन गेला. काय गरज होती त्याला सुद्धा कामावर न्यायची? शेठला आणखी लोकांची गरज आहे, तर विचार केला की यालाच घेऊन जातो. तुम्ही तुमच्या भावाला ओळखता ना? त्याने काही गडबड केली तर सगळा आरोप तुमच्यावर येईल. आता जडीबुटी शोधण्यामध्ये हा काय गडबड करू शकणार आहे भाग्यवान? माझं काम आहे तुम्हाला समजावणं, बाकी तुमची मर्जी. तुमचा भाऊ आहे, तुम्ही पहा. भुरीची इच्छा नव्हती की मुकेशने मोहनला सोबत कामावर न्यावं. दुसऱ्या दिवशी मुकेश मोहनला कामावर घेऊन गेला. शेठजी, हा माझा भाऊ आहे मोहन. याला सुद्धा कामाची गरज आहे. ठीक आहे, तू यालाही तुझ्या सोबतच घेऊन जा. पण समजावून सांग की जंगलात सावधान राहायचंय. जंगलात होणाऱ्या कोणत्याही अपघाताला मी जबाबदार असणार नाही. हो शेठजी, जंगल धोकादायक आहे हे मला चांगलं ठाऊक आहे. ठीक आहे, मग तूही आजपासून कामाला लाग. मुकेश मोहनला त्याच्यासोबत जंगलात घेऊन आला. मी या दिशेला जातो, तू त्या दिशेला जा. ठीक आहे दादा. दोन्ही भाऊ वेगवेगळ्या दिशेला गेले आणि जडीबुटी गोळा करू लागले. काहीच तासात दोघांच्या झोळ्या भरल्या आणि मग दोघेही जंगलातून निघाले. सगळ्या जडीबुटी शेठला देऊन दोघांनी 500 रुपये घेतले. काही दिवस असंच चालू राहिलं. मुकेश आणि मोहन शेठजींना जडीबुटी देत गेले आणि पैसे कमवत गेले. मग एक दिवस मुकेश जंगलात जडीबुटी गोळा करत होता आणि अचानक एक मोठं झाड त्याच्या अंगावर पडलं. मुकेशची किंकाळी ऐकून मोहन धावत त्याच्या जवळ आला. त्याने ते झाड बाजूला केलं आणि मुकेशला लगेच हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेला. डॉक्टर म्हणाले की मुकेशला कोणत्याही औषधाने बरं केलं जाऊ शकत नाही आणि तो यापुढे बेडवरच राहील. काही दिवस मुकेशवर हॉस्पिटलमध्ये उपचार झाले. मग त्याला घरी पाठवलं गेलं. मुकेश कधीच त्याच्या पायावर उभा राहू शकणार नव्हता आणि तो त्याच्या घरी एकटाच कमावणारा होता. आता घर कसं चालणार हीच कुटुंबातील काळजी लोकांना वाटत होती. काही दिवसांनी त्यांचा किराणा आणि पैसे संपले. आता काय होणार? घर कसं चालणार? तुम्ही एवढी काळजी करत जाऊ नका, काही ना काहीतरी होईलच. भुरीने एका डब्यातून पैसे काढले. हे पैसे मी वाचवून ठेवले होते, आता यातून काही सामान मागवते. निम्मी, तू अर्धा किलो बटाटे घेऊन ये. ठीक आहे आई. निम्मी बाजारात निघून गेली. बाजारात ती बटाट्याचे भाव विचारू लागली. बटाटे कसे दिले दादा? 30 रुपये किलो. बापरे, एवढे महाग? आम्हाला पैसे वाचवायचे, थोडे स्वस्त बटाटे घेते. निम्मीने दुसऱ्या दुकानात विचारलं. 30 रुपये? सगळीकडे हाच भाव आहे, घ्यायचा असेल तर घ्या. निम्मी सगळ्या दुकानदारांना भाव विचारत होती. मग अचानक बाजाराच्या कोपऱ्यात तिला एक म्हातारा माणूस बसलेला दिसला. तो बटाटे विकत होता. अरे बेटा, बाळा बटाटे घे, माझ्या स्वतःच्या शेतातले. काय भाव आहे? 10 रुपये किलो. बस. स्वस्त भाव ऐकून निम्मीने लगेच 1 किलो बटाटे घेतले आणि मग ती तिच्या घरी धावत गेली. जेव्हा निम्मी घरी गेली, घे आई. हे काय, एवढे घाणेरडे बटाटे घेऊन आलीस? जरा बघून आणू शकत नव्हतीस? आई, हेच सर्वात स्वस्त होते, फक्त 10 रुपये किलो. मी 1 किलो घेऊन आले, बाकी सगळीकडे 30 रुपये भाव आहे. ठीक आहे. भुरीने ते बटाटे धुतले तर त्यांचा रंग बदलला. एक लाल तर एक हिरवा होता. हे कसे बटाटे आहेत? रंगीबिरंगी. आई, या रंगीबिरंगी बटाट्याचे पराठे मिळाले तर मज्जा आली असती. बंटी हे म्हणाला आणि त्याच्या समोर रंगीबिरंगी पराठे आले. भुरीचा तिच्या डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही. अरे देवा, हे कुठून आले? काय माहित आई? ही तर जादू आहे. आई बघ, एक बटाटा गायब झाला. काय? थांब, मी काहीतरी मागते. आपल्याकडे कुत्रा असता तर? असं बोलताच निम्मीच्या हातात एक कुत्रा आला आणि एक लाल बटाटा गायब झाला. मला वाटतं तुझे बटाटे आणलेस ते जादूचे आहेत. आपण जेव्हा काही इच्छा मागतो
तेव्हा एक बटाटा गायब होतो. शेवटचा बटाटा उरलाय. विचार करून मागावा लागेल. आई, भरपूर पैसे माग, ज्यातून बाबांवर उपचार करू शकू. नाही आई, तू बाबांनाच बरं कर. भुरी विचार करत होती. तिला तिच्या पतीला बरं करायचं होतं आणि सगळ्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. काही वेळ विचार केल्यानंतर, माझी इच्छा आहे की माझे पती त्यांच्या पायावर उभे राहून आमच्या नवीन बंगल्याबाहेर, ज्यात सर्व सुखसुविधा असतील, इतकं धन असावं की आम्हाला कधीच पैशांची कमतरता पडू नये. आणि लगेच जादू झाली. ते लोक एका मोठ्या आलिशान घरात होते, जिथे सगळ्या सुखसुविधा होत्या आणि मुकेश त्याच्या पायावर उभा होता. भुरी तिचे अश्रू अडवू शकली नाही. धन्यवाद देवा, खूप खूप धन्यवाद. भुरी आणि मुलांनी मुकेशला मिठी मारली. माझा तर विश्वासच बसत नाहीये की मी माझ्या पायांवर उभा आहे. डॉक्टरांनी तर असंभव सांगितलं होतं. भुरीच्या समजूतदारपणाने तिच्या सगळ्या समस्या एकाच वेळी दूर झाल्या. तिच्याकडे एकच जादूचा बटाटा उरला होता, ज्याने ती एकच इच्छा मागू शकत होती. पण तिने सगळं एकाच वेळी मागून सगळ्या समस्या सोडवून टाकल्या. रंगीबिरंगी बटाटे गायब तर झाले, पण मुकेशच्या कुटुंबाला श्रीमंत करून गेले. मुकुंदची ताडगोळ्यांची बाग होती. तो ताडगोळ्यांच्या झाडावर चढून ताडगोळे तोडत असे आणि मग हे ताडगोळे व्यापाराला विकून पैसे कमवत असे. अरे बाबा, आता तू ताडगोळे जास्त देत जा. बाजारात ताडगोळ्यांची मागणी वाढली आहे. हो साहेब, उद्यापासून जास्त ताडगोळे आणण्याचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे. मुकुंद आणि मयुरीला एक मुलगी होती, मीना. मीना, कुठे आहेस? आता इथेच होती. बहुतेक तिच्या मैत्रिणींसोबत खेळायला गेली असेल. पण तुम्हाला काय काम आहे तिच्याकडे? अगं, तिला ताडगोळे खायचे होते. ए बघ, तिच्यासाठी मी काही खास फ्रेश ताडगोळे आणलेत. तेव्हाच मीना, अरे वा, ताडगोळे, हे सगळे मीच खाणार. हो हो, तुझ्यासाठीच आणले आहेत. आरामात खा. पाऊस असो वा ऊन, मुकुंद प्रत्येक ऋतूत ताडगोळ्यांच्या झाडावर चढत असे. एकदा काय झालं, 2 दिवस सतत पाऊस पडत होता. देव करो आणि हा पाऊस लवकर थांबू दे. आज झाडावर सांभाळून चढा, सगळी झाडे ओली असतील. हो, सांभाळून चढेन. मी नवीन नाहीये त्यात. माहितीये तुम्हाला चढता येतं, पण तरीही काळजी घ्या. हो महाराणीजी, तुम्ही काळजी करू नका. मी हा गेलो आणि हा आलो. ठीक आहे. मुकुंद ताडगोळ्यांच्या झाडावर सांभाळून चढला आणि एक एक करत ताडगोळे पाडू लागला. काही वेळ गेला आणि मग अचानक मीना तिथे पोहोचली. बाबा! मीनाच्या आवाजाने मुकुंदचं लक्ष विचलित झालं आणि तो घसरून थेट खाली पडला. बाबा! मीनाने लगेच काही गावकऱ्यांना हाका मारल्या. सगळे धावत आले. काका, बाबा पडले. गावकरी धावत तिकडे पोहोचले. मुकुंदचं ऑपरेशन केलं गेलं, पण आता तो त्याच्या पायावर कधीच उभा राहू शकत नव्हता. आता काय होणार? आता आपलं घर कसं चालणार? तुम्ही काळजी करू नका, काही ना काही नक्की होईल. त्या देवाने आपल्याला दुःख दिलंय, तर तोच आपल्याला मार्गही दाखवेल. पण कसं? मी तर अपंग झालो आता. हे याच्यापेक्षा मी मेलो असतो तर बरं झालं असतं. असं बोलू नका, तुम्हीच आमचं आयुष्य आहात. मयुरी आणि मुकुंद काळजीत होते की आता त्यांचं पुढील आयुष्य कसं जाईल. काही दिवसांनी मुकुंदला घरी आणलं गेलं. मयुरी आणि मुकुंदने वाचवलेले सगळे पैसे त्यांच्या आजारपणात खर्च झाले. मी काहीतरी काम शोधते. तू घरातलं आणि बाहेरची दोन्ही कामं कशी काय करशील? मी काही ना काहीतरी करेन. एखादे असे काम असेल ना, जे मी या परिस्थितीही करू शकतो. नाही नाही, तुम्ही आराम करा. नाही मयुरी, मी तुझ्यावर असं ओझं नाही बनू शकत. मग या स्थितीत तुम्ही काय करू शकता? काहीतरी नक्कीच असेल.
दुसऱ्या दिवशीपासून मयुरीने काम शोधायला सुरुवात केली. ती अनेक दुकान आणि कंपन्यांमध्ये गेली, पण तिला कुठेच काम मिळालं नाही. मला कुठेच काम मिळत नाहीये. मला वाटतं एखादा व्यवसाय करावा. कोणता व्यवसाय? मी तुला काही मदत करू शकतो का? आज बाजारात एक भज्यांचं दुकान पाहिलं. खूप गर्दी होती. मी पण चांगली भजी बनवते ना, मग मी भजी विकले तर? हो, विकू शकेन, पण सगळ्यांना त्याच दुकानातली भजी आवडते. मग तुला जरा वेगळी भजी करावी लागेल ना. म्हणजे कशी? जशी चायनीज भजी असते ना, जी मुलांना खूपच आवडते, तसंच काहीतरी नवीन. तसं काहीतरी. मीना, तू सांग, तुला आणखी काय खायला आवडेल? मला तर मॅगी आवडते. मॅगीची भजी कशी लागतील? मॅगीच्या भज्या सुद्धा बनतात का? हो, ते पण अगदी कुरकुरीत. जा मीना, धावत जा आणि एक पाकिट मॅगी घेऊन ये. मीना मॅगी घ्यायला गेली आणि काही वेळाने 2 मॅगीची पॅकेट घेऊन आली. मीनाने मॅगी उकळली, मग ती सुकवून त्यात काही मसाले घालून तेलात मॅगीची भजी करू लागली. मीना टक लावून आईची मॅगीची भजी पाहत होती. जशी मॅगीची भजी कढईतून बाहेर आली, मीनाने लगेच एक भजी उचलली आणि तोंडात टाकली. अगं अगं, गरम आहे. खूप चविष्ट आहे ताई, वा. मीनाने एक मॅगीचा भजा बाबांनाही दिला. हे तर खूपच चविष्ट आहे. हा, मी म्हंटल होतं ना की खूप छान लागतात. ही मॅगीची भजी बाजारात विकली जातील. हो हो, का नाही? हे तर एकदम धमाल करून टाकतील. मयुरीला हे ऐकून आनंद झाला. काही दिवसांनी मयुरी आणि मुकुंदने मिळून बाजारात भज्यांची गाडी लावली. हे काय आहे आंटी? मॅगीची भजी. मॅगीची भजी? हो. मला एक प्लेट द्या. हो हो, घे बाळा. मयुरीने त्या मुलीला मॅगीची भजी दिली. वा, खूप टेस्टी आहेत. आजपर्यंत अशी भजी मी कधीच खाल्ली नाही. त्या मुलीचे पाहून आणखी काही लोकांनी मॅगीची भजी खाल्ली. आंटी, हे तर खूप छान आहे. मुकुंद मॅगीची भजी तळायला मयुरीला मदत करत होता. तो अपंग होता. पहिल्याच दिवशी मयुरी आणि मुकुंदची चांगली कमाई झाली. ते आनंदाने घरी आले. वाटलं नव्हतं एवढी चांगली कमाई होईल म्हणून. या दुःखाच्या काळातही हाच आनंदाचा क्षण आहे. बाबा, तुम्ही काळजी करू नका. आपली सगळी दुःख पळून जातील. तुम्ही पण बरे व्हाल. अख्ख्या कुटुंबाची आता आशा वाढली होती. सगळे मिळून मेहनतीने प्रयत्न करू लागले. त्यांचा मॅगी भजींचा व्यापार चालू लागला. गिऱ्हाईक गर्दी करू लागले आणि त्यासोबतच त्यांची मिळकतही वाढू लागली. मॅगीची भजी लवकरच प्रसिद्ध झाली. त्यांची मिळकत इतकी वाढली की मुकुंदवर चांगले उपचार सुरू झाले. या उपचारांनी आशा आहे की मुकुंदजी चालू शकतील. काही सेट ऑफ सर्जरी करावे लागतील, पण तुमची बॉडी या उपचारांना चांगली साथ देत आहे. ही बातमी अख्ख्या कुटुंबासाठी चांगली होती. 6 महिन्यात मयुरीने मॅगी भजीचं मोठं दुकान उघडलं आणि हा आनंद द्विगुणित मुकुंदने केला. आज काही क्षणासाठी का होईना तो डगमगत उभा राहिला. हा आशेचा किरण आहे, जो सांगतो की मुकुंद लवकरच त्याच्या पायावर उभा राहील. आणि हे सगळं त्यांच्या या मॅगी भजीमुळे झालं. आणि पुढेही ही मॅगीची भजी धुमाकूळ घालत राहतील.